आपका इंटरव्यू में। तो आइए शुरू किया जाए। आपका एक लेक्चर आपका चला था और उसमें हमने भूमिका बताया गया था, और भूमिका केवल हमने बताया था एक दिन। आज अब क्वेश्चन वाइज आपका चलना है। पहले कुछ सामान्य बातें 2-3 मिनट हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद से आपका ये देखिए, ये जो कानून है ये 2012 में बना, ये पहला नियम। इसके बाद आपका इसमें जो अध्याय है, यानी कि इसमें आपका जो टोटल अध्याय है वह आपका 9 अध्याय हैं, और टोटल धाराएं आपका 46 है। यानी कि 9 अध्याय 46 धाराएं हैं। और इसमें हाँ 46 आपका है। और इसके बाद आपका देख लिया जाए धारा 1। तो धारा 1 आप लोग जानते हैं कि सामान्य बातें ही रहती हैं। आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आपका वर्तमान समय में ये संपूर्ण भारत पर लागू है। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी 31 अक्टूबर 2019 से इसे लागू कर दिया गया है। अब ये कानून किस तारीख को लागू हुआ? तो ये कानून आपका जो लागू हुआ वह आपका है, नहीं नहीं, किस तारीख को? 14 नवंबर। क्योंकि बालकों के बारे में, तो ये आपका 14 नवंबर 2012। 9 नवंबर को प्रकाशित हुआ, और 14 नवंबर लिखा है बैरक में आपका धारा 1 में नीचे, प्रवर्तन की तारीख या सूचना। यानी कि जिस दिन बाल दिवस था उसी दिन आपका लागू किया गया। ये डेट प्री के लिए महत्वपूर्ण होती है। 14 नवंबर 2012 इस तारीख को इन्फोर्स किया गया। अब आइए जो मेंस का क्वेश्चन होता है वह देखा जाए। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बनता है वह मैं बताया भी था आपका, फिर एक बार 1-2 लाइन बता दिया जाए तब शुरू किया जाए। यह जो कानून है आपका मुख्य रूप से इस उद्देश्य के लिए बना है कि अगर कोई बालक या बालिका जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, अगर उसके प्रति कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है, लैंगिक अपराध किया जाता है, तो ऐसी दशा में ऐसे बालक या बालिका को भी संरक्षित किया जाए, और ऐसे अपराध करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, इस बारे में यह कानून प्रावधान करता है। तो पहला ये आया कि इस कानून का एम क्या है, पर्पज क्या है। तो पहला उद्देश्य देखा जाता है। नोट्स में हम उद्देश्य आपका दिया गया है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करिए। माने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कानून बनाया गया। तो पहले कई बार मैं बताया हूँ कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है, मुख्यतः उन उद्देश्यों का उल्लेख उसके प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका में किया जाता है। और आपका पास्को एक्ट की भी उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिन उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए यह कानून बनाया गया। तो वही उद्देश्य मैं थोड़ा बहुत संविधान इत्यादि से जोड़कर भूमिका में बताया था। अब वही जो उद्देश्य हैं आपको डिटेल में अलग अलग करके लिखना है। बैरक में तो पूरा झुआ भर दे दिया है, और उसी को आपका क्या करना है। तो शुरुआती दौर में धारा 1 से पहले आपका प्रियम्बल ही दिया गया है। देखिए, आपका बेयर एक्ट के अनुसार चलना है। देखिए कैसे लिखेंगे आपका।
कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आपका 2012 द्वारा बालकों को प्रदान किए गए माने बालक के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों की पूर्ति के लिए यानी कि जो संविधान में एम हमारे दिए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम या लक्ष्य निर्धारित किए गए, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यह कानून बनाया गया। इसकी प्रमुख इस कानून की इस अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्योंकि प्रियम्बल कहाँ दिया रहता है, नहीं उद्देश्य कहाँ दिया रहता है, उद्देशिका में। इसके बाद आपका बेयर एक्ट में जो लिखा गया है, जो बातें बेयर एक्ट में लिखी गई हैं वही बातें लिखनी है लेकिन अपनी भाषा में, और उसको क्या करके पॉइंट वाइज। अब पहला पॉइंट देखिए, किसी बालक को लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील साहित्य से बचाना। यानी कि पहला उद्देश्य इस कानून का ये है कि सेक्सुअल असाल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और जो ये अश्लील पुस्तक किताबें साहित्य हैं उनसे बालकों को बचाया जाए। अब समस्या देखिए, इसका व्यवहारिक रूप भी हम बताते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। समस्या ये है कि आपसे ज़्यादा तेजी समय सोशल मीडिया पर बालक ही हो गए हैं। जहाँ भी देखिए आपका लड़के पढ़ने में कम ध्यान दे रहे हैं और मोबाइल पर ज़्यादा लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इतना मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे लोग कि ईयरफोन लगा के क्या रोड पर क्या भैंस आ रही हैं, कि कुत्ता आ रहा है, कि गाड़ी आ रही है, कि सुअर आ रही हैं, कि ट्रेन आ रही हैं, इसका होशो हवास नहीं था। तो कई दुर्घटनाएं इस चक्कर में हो गई। तो कंपनियों ने अब मोबाइल के साथ ईयरफोन देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। आपका बाहर से खरीदिए लेकिन कंपनियां आपका नहीं देंगी, इसी कारण नहीं दिया और बाहर से लोग खरीद भी रहे हैं। दूसरा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि जो ये अश्लील साइटें हैं इंटरनेट पर उसको प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि बालक भी इसको खोलकर देख रहे हैं और वह आपका उनका जो बालक चूँकि आपका अभी समझ परिपक्व नहीं होती, वह गलत आचरण दर्शा रहे हैं और भारत में तो ये अपराध आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी दशा में कुछ साइटें बंद की गई लेकिन सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे बस में सब कुछ नहीं है। कुछ साइटों को बंद जरूर किया गया और समय समय पर सरकार जो अश्लील साइटें हैं या आपका अब ये हैं कि कोई ऐप बनाकर साइट चलाने लगे, जैसे कि अभी फिल्मी स्टार कई पकड़े गए थे कुछ दिनों पहले, तो उसका कैसे करेंगे। जैसे हमने ऐप बनाया और पढ़ाया जा रहा है, तो जिनको ऐप से जोड़ेंगे पैसा लेकर वहीं देख पाएगा, दूसरे आदमी के बस की बात नहीं है। तो उसी प्रकार आप देखे कौन कुंदरा तो कौन कुंदरा, तो कौन कौन फंसे थे। तो समस्या ये है कि ऐसे चीज़ों से जो सोशल मीडिया पर अश्लीलता है उससे बचाना लड़कों को काफ़ी आपका मुश्किल काम है। तो सर जैसे कि आपका पबजी आप कह सकते हैं खेली है, लड़के खेल रहे हैं उस खेल को और खेलते खेलते इतना डीप में चले जा रहे हैं कि होशो हवास खो दे रहे हैं और मोबाइल जो कह रहा है वही करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। और कई लोग छत से कूद गए तो कई अपनी माँ को ही मार दिए। तमाम घटनाएं हुई लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। तो ये सोशल मीडिया अच्छा भी है लेकिन आपका बुरा भी है, अब कौन कैसे यूज करता है। तो अगला देखिए, आपका पहला ये रहा यानी कि पहला उद्देश्य ये रहा कि जो बालक हैं यानी कि 18 वर्ष से कम के बालक बालिका हैं उनको लैंगिक हमला यानी कि सेक्सुअल असाल्ट, लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट या अश्लील साहित्य से बचाया जाए।
और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी यह कानून बनाया गया। ये तीनों दंडनीय है, आगे हम बताएंगे एक दो दिन में। तीनों के लिए क्या है, ये अपराध हैं और दंडनीय है। दूसरा देखिए, बालकों के विरुद्ध किए जाने वाले लैंगिक अपराधों का विशेष न्यायालयों द्वारा शीघ्र विचारण करना। यानी कि बालकों के प्रति जो सेक्सुअल ऑफेंस किए जाते हैं, उन मामलों में स्पीडी ट्रायल हो, त्वरित विचारण हो, और उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए जो केवल और केवल ऐसे मामले ही देखें और बालकों के प्रति अपराध के मामलों को ही निपटाएं। तो मैं बता दूं, एमपी एमएलए कोर्ट अलग हो गया है, एससी एसटी कोर्ट अलग हो गया है, और पास्को एक्ट वाला कोर्ट भी क्या है, न्यायालय में अलग है। ये भी याद रखिए, अलग अलग कोर्ट है, वहीं मामले जाते हैं ताकि स्पीड से मामलों में क्या आ जाए, फैसला। तीसरा देखिए आपका, ये तो दूसरा उद्देश्य हुआ। ये सब उद्देश्य प्रियम्बल को ही तोड़कर हम बता रहे हैं, अलग से अपने मन से नहीं बता रहे हैं, जो उद्देशिका दी गई है कानून के बाद। तीसरा देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 के क्लाज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य बालकों के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इस संवैधानिक लक्ष्य को या इस मूल अधिकार को अग्रसरित करने, यानी कि आगे बढ़ाने, या इस अनुच्छेद 15 के क्लाज 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट को और अच्छे से लागू करने के लिए इस कानून का, यानी कि पास्को एक्ट का निर्माण किया गया। अगला देखिए आपका, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, मैं बताया था आपको कि फिर एक बार समझ लीजिए तब आपका मैंने चला जाए बेरक, कि यूएनओ की जो जनरल असेंबली है या आम सभा या महासभा या सामान्य सभा, उसने एक मॉडल बनाया और एक अभिसमय यानी कि कन्वेंशन या प्रस्ताव पास किया कि जो बालकों के प्रति विश्व में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए विश्व के जो देश हैं इस मॉडल के अनुसार कानून बनाएं ताकि बालकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और इनको शोषण से बचाया जा सके। तो भारत ने भी महासभा में उस प्रस्ताव का समर्थन किया। तो केवल प्रस्ताव पर वोट देने से काम नहीं चलता, आपका उस सरकार द्वारा उस प्रस्ताव को संसद द्वारा पास कराना पड़ता है। जब संसद पास कर देती है तब जाकर आप प्रस्ताव को ओके करते हैं। एक उदाहरण इस पर बताया जाए अलग से, जैसे कि 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और जो फाउंडर मेंबर था यानी कि अमेरिका था, तो अमेरिका में जो सीनेट है, जो राज्यसभा के हमारे समान है, सीनेट ने कभी उस प्रस्ताव को पास ही नहीं किया। यानी कि फाउंडर जो मेंबर था, वह जो फाउंडर देश था, वह कभी भी राष्ट्र संघ का मेंबर बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पास कराना पड़ता है संसद में। एक सदन ने तो पास कर दिया, और किसने पास नहीं किया था? सीनेट ने। लेकिन भारत बहुत उदार है और लगभग आपका महासभा में जितने प्रस्ताव आते हैं, लगभग सभी प्रस्तावों को क्या करता है? पास ही कर देता है, इसमें कोई शक नहीं। तो भारत ने, अब आइए, अब सही रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालकों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित रखने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने हेतु मानकों को विहित करता है। यानी कि एक नमूना बनाया गया
या मॉडल बनाया गया कि ये मानक क्या करिए, अपनाइए। मानकों को विहित करता है, जिसे भारत की सरकार ने 11 दिसंबर 1992 ईस्वी को अंगीकृत किया, जिसके तहत राज्य पक्षकारों ने निम्नलिखित बातों के निवारण हेतु करार किया था। यानी कि करार का मतलब कि अभी समय जो बना था, भारत ने साइन किया। साइन करने के बाद 11 दिसंबर 1992 को भारत की संसद ने उस प्रपोजल को ओके कर दिया। और जब ओके कर दिया तो ऐसी दशा में जो यूएनओ ने, यानी कि जो महासभा ने प्रस्ताव पास किया था, उस प्रस्ताव में क्या क्या मुख्य बातें थी और उन बातों की पूर्ति के लिए भी यह कानून बनाया गया। यानी कि केवल संविधान के अनुच्छेद 15 के क्लास 3 की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने वादा माने प्रस्ताव एक्सेप्ट किया था, उस प्रस्ताव को लागू करने के लिए भी हमने क्या किया, ये कानून 2012 में बनाया। तो समय थोड़ा देखिए, 11 दिसंबर 1992 को भारत ने स्वीकार किया था प्रस्ताव, और कानून इस पर बनाया गया 2012 में। यानी कि काफ़ी आपका 20 साल तक भारत सरकार क्या रही, मौन रही। तो वो है कि भाई इच्छा पर है, बनाए न बनाए, कोई बाध्यकारी तो है नहीं। तो देखिए क्या क्या उस प्रस्ताव में था, वहीं अब का बताया जाए। विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलापों में लगाने के लिए किसी बालक को उत्पीड़ित या प्रपीड़ित करने से राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह रोके। यानी कि दूसरा, वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसायों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करने के लिए राज्य कानून बनाकर रोके। अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों का शोषणात्मक उपयोग रोका जाए, ये प्रावधान किया गया था। और इन तीनों प्रावधानों की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से इस कानून का भारत की संसद ने क्या किया, निर्माण। अगला उद्देश्य देखिए, पांचवा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39, यानी कि अब आपका 39 दिखाना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 जो नीति निर्देशक तत्व में समाहित हैं, आपका राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है, ये नैतिक कर्तव्य है। राज्य इस कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य नहीं है। तो राज्य का क्या कर्तव्य है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से बालकों के सुकुमार अवस्था या दुरुपयोग न हो, यानी कि और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से रक्षा की जाए और उसको स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। ये किसका कर्तव्य है भारत में, राज्य का। यानी कि अनुच्छेद 12 वाले राज्य का ये क्या बनाया गया है, कर्तव्य। और इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए, इस कर्तव्य को निभाने के लिए भी राज्य ने 2012 में ये कानून बनाया। तो आर्टिकल 39 का भी सहारा लेंगे। इसके बाद बालकों की निजता और गोपनीयता को संरक्षित करने का उद्देश्य, बालक का पहचान प्रकट न हो, उसकी निजता बनी रहे। यानी कि जिस बालक के प्रति अपराध किया गया है, उसकी पहचान का प्रकटीकरण क्या किया गया है, पूरी तरह प्रतिबंधित। आईपीसी को जोड़ लीजिएगा। आईपीसी में पीड़िता का प्रकटीकरण आपका प्रतिबंधित किया गया है धारा 228 ए में। यानी कि आईपीसी की किस धारा में, 228 है। तो यहाँ भी आप देखे होंगे बालक का असली नाम नहीं दिया जाता। जब टीवी वाले दिखाते हैं तो चेहरा ढक कर दिखाया जाता है, ताकि बालक या बालिका की पहचान प्रकट न हो और उसकी एकांतता, कल संविधान में बताया भी जाएगा, उसकी निजता। जैसे मौर्य जी की निजता है कि कौन कौन थे, तो ये कह रहे हैं कि सह अपराधियों का नाम न लीजिए,
क्योंकि उनकी निजता का क्या होगा, हनन होगा। लेकिन लोक हित में बता दिया जाए, स्वास्थ्य के हित में, डेंगू जो फैला है इसके हित में आपकी निजता को क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है। और सरकार तो हर एक निजता में अंदर चली जा रही है। आधार कार्ड दीजिए तो पैन कार्ड दीजिए, एक क्लिक कर मोबाइल नंबर दीजिए, और एक मोबाइल नंबर आपका क्लिक करेगी तो जितनी चीज़ें मोबाइल से आपके अटैच हैं मैं बता दूं, एक क्लिक पर सरकार के पूरी चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि हमारी व्यक्तिगत जानकारियां बची ही कहाँ, सरकार ने पूरी हमारी निजता का क्या कर दिया, उल्लंघन। सरकार कह रही है कि राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और आप कहेंगे कि हमारी निजता का उल्लंघन न हो। इस पर 9 जजों की पीठ ने फैसला दिया है, रिटायर जस्टिस पुट्टू स्वामी। तो चलिए वो तो आगे बताया जाए, अगला देखिए। कानून को ऐसे ढंग से लागू किया जाए जिससे बालक का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक विकास हो एवं बालक का सर्वोत्तम हित एवं कल्याण हो। अगला उद्देश्य है पीड़ित बालकों का साक्ष्य कथन या बयान लेते समय भय रहित वातावरण निर्मित करना। इसका मतलब ये कि बालक जब भी बयान दे, निडर होकर बयान दे, आपका भय में डालकर बालक का बयान न लिखा जाए। अगला ये है अपराध की सूचना है समाज, मीडिया, फोटो स्टूडियो का विशेष कर्तव्य बनाया गया है। यानी कि जैसे ही कोई अपराध होता है बालकों के प्रति सेक्सुअल, समाज का और मीडिया और समाचार पत्रों का या संस्थानों का ये कर्तव्य है कि तुरंत इसकी सूचना किसको दे, आपका पुलिस अधिकारी को। और अंतिम है बालकों के प्रति लैंगिक अपराध को जघन्य अपराध बनाया जाए, यानी कि घोर अपराध बनाया जाए आपका, और उसके लिए दंड की मात्रा कम रखी जाए कि अधिक रखी जाए, अधिक रखी जाए। तो आपका 10 उद्देश्य नोट में है। 10 उद्देश्य हमें लगता है कि 2-3 पेज तो हो ही जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई आपका। देखिए जो अगला क्वेश्चन धारा आपका 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाओं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका मेंस में, क्योंकि एक एक लाइन की परिभाषा है। बस कुछ बातें आपको जरूर जाननी है कि धारा 2(1)(d) में आपका बालक की परिभाषा दी गई है, चाइल्ड की परिभाषा दी गई है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। आपका चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, जिसकी आयु कितने से कम हो, 18 से। यानी कि यह कानून सभी बालकों के बारे में लागू न होकर किसके बारे में केवल लागू होगा, जिनकी एज 18 से क्या है, कम। अब आइए आपका अध्याय 2 बालकों के विरुद्ध सेक्सुअल ऑफेंस। तो पहले आपका धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला है, और इसके लिए दंड धारा 4 में है। और गुरुतर प्रवेशिंग लैंगिक हमला धारा 5 में है, और इसके लिए दंड जो प्रावधान किया गया है धारा 6 में। तो वहीं 4-5 क्वेश्चन इधर तैयार करना है। पहला प्रवेशन लैंगिक हमला। देखिए इसमें आपका कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है यदि वह आपका पहला अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की यौन, मुख, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तब भी आपका प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। दूसरा, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है किसी सीमा तक बालक की यौन, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तब भी प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की
योनि मूत्र मार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या अंतिम है कि बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है, तो अगर ये 4 कार्यों में से कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है बालक के प्रति, तो यह प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा। और इसके लिए जो सजा है वह धारा 4 में दी गई है, तो धारा 4 में सजा भी लिखना पड़ेगा। देखिए बहुत कठोर नियम है। जो कोई ऐसा अपराध करेगा वह दंड का भागी होगा। दंड कम से कम 10 वर्ष मिलेगा और अधिकतम आजीवन कारावास, यानी कि कम से कम 10 साल से कम की सजा नहीं होगी। और अधिकतम कितना दंड हो सकता है? लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब आइए, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर, यहाँ बालक मतलब बालक या बालिका दोनों, फिर हम बता दें, यानी कि अगर जिस बालक या बालिका के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है, अगर उस तारीख को उसकी जो एज है वह 16 वर्ष से कम है, तो दंड की मात्रा बढ़ेगी और कम से कम जो दंड मिलेगा वह 20 वर्ष और अधिकतम आपका आजीवन कारावास जो जीवन भर का होगा और जुर्माना, यानी कि आपका बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। कम से कम कितना साल? 20 साल। इससे कम न्यायालय दे ही नहीं सकते। और अधिकतम कितना है? आजीवन कारावास, जो उसके से जीवन तक होगा, यानी कि जब तक जिंदा है तब तक कहाँ रहे? जेल में। और इसके बाद आपका खंड 3 उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्त होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। यानी कि जब भी अपराधी पर जुर्माना लगाया जाए वह उचित हो और जुर्माना राजकोष में न जाकर पीड़ित को दिया जाएगा उसके पुनर्वास इत्यादि के लिए। ठीक है, कुछ पढ़ाते समय हमारी भी भाई सीमाएं हैं और आपका कुछ बातें नहीं समझाई जा रही हैं, आप घर पर जाकर इसको समझ सकते हैं। अब आइए आपका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। जो धारा 3 में आपने प्रवेशन लैंगिक हमला पढ़ा, यह गुरुतर हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। तो कब इसे गंभीर कहेंगे? तो जब यही आपका अपराध धारा 5 में आ जाए, यानी कि जो धारा 3 वाला अपराध है। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। सेक्शन 3 में 4 खंड थे। अगर कोई कार्य 4 खंडों में से किसी में एक में आ जाए तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। और वह जो प्रवेशन लैंगिक हमला है वह गुरुतर हो सकता है, गंभीर हो सकता है, लेकिन कब? जबकि वह धारा 5 में आ जाए। यानी कि अगर कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ स्थानों पर धारा 3 वाला कार्य किया जाता है तो वह जो है आपका क्या हो जाएगा? गुरुतर लैंगिक हमला। और दंड की मात्रा लैंगिक हमले से कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? जब गंभीर हो गया तो थोड़ा क्या बढ़ा देंगे? ज़्यादा। जैसे कि आपका अभी आया कि एक अभी कई जगह आया यूपी में, यूपी तो ऐसे ही बदनाम है पुलिस के मामले में, और आपका इस समय भले थोड़ा कम इनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन अपराध कम नहीं हो रहे हैं। तभी मामला आया था यूपी में, एक 18 वर्ष से कम की लड़की थी, उसके साथ दुराचार किया गया। वह थाने में गई एफआईआर दर्ज कराने, तो थानेदार साहब ने आपका 2 बूंद लिए थे और दोबारा दुराचार कर दिया। हो हल्ला मचा, भाग गए तो कहाँ भागेंगे? जाकर आपका गिरफ्तार हुए। और इस कानून के तहत और आईपीसी के तहत क्या चला? मुकदमा चल रहा है। अब जल्दी जमानत नहीं होती इसमें,
आपका यानी कि अगर अस्पताल में ऐसा कार्य करते हैं, शिक्षा संस्थान में करते हैं, आप थाने में करते हैं इत्यादि, सैनिक द्वारा किया जाता है, दरोगा जी द्वारा किया जाता है धारा 3 वाला कार्य, तो ये गंभीर होगा। और गंभीर होकर धारा 5 में क्या कहलाएगा? गुरुतर लैंगिक हमला। तो अब देखिए, बस ये है कि कहाँ किया जाए, किसके द्वारा। तो धारा 5 का पहला खंड है कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर, तो थाने के परिसर के अंदर करे, थाने के बाहर करे, अपने कर्तव्य के अनुक्रम में करे, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या पहचान हो उसकी, तब करे। तो ऐसा पुलिस अधिकारी धारा 3 वाला कार्य करता है अपने कर्तव्य या थाने में, तो ये जो प्रवेशन लैंगिक हमला था, ये क्या हो जाएगा? गुरुतर। और जैसे ही गुरुतर, जैसे कि आपका अभी हमने उदाहरण बताया, यूपी बदनाम है इसके लिए ज़्यादा, और देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो आपका धारा 6 में थोड़ा देख लिया जाए, दंड भी चलते रहा जाए कि अगर थाने में ये सब बालक के साथ किया जा रहा है। किस जिले में हुआ था देखिए, यूपी का कौन जिला था भाई, काफ़ी आपका चर्चा में रहा। नहीं, आपका थाने में दुराचार किए थे दरोगा जी, और बाद में तो धारा 6 के तहत मुकदमा हुआ था भाई। धारा 6 में दंड देख लिया जाए। पहला, दंड की मात्रा याद रखिए 20 साल से कम नहीं होगी। पहला नियम याद रखिए, कितने से? और अधिकतम जीवन भर का कारावास, शेष जीवन, या मृत्यु दंड। यानी कि ऐसी मामलों में जो सजा अधिकतम धारा 5 के लिए हो सकती है कि फांसी की सजा भी हो सकती है, तो ऐसे दरोगा जी को फांसी दिया जाना ही क्या है? उचित होगा। जो ऐसे 2 बूंद लेकर और सरकार का पैसा खाकर और जनता का शोषण करते हैं, तो ऐसे लोगों को फांसी देना उचित होगा कि अनुचित होगा? उचित ही होगा, क्योंकि आप समाज के रक्षक हैं और आप ही क्या बन गए? भक्षक। यानी कि कहावत भी कही जाती है, जैसे हस्बैंड हैं, हस्बैंड माने क्या होता है मौर्य जी? शाब्दिक अर्थ बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मतलब क्या हुआ? रक्षक। और जब ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं भाई, फिर जब ये रक्षक है, जब ये भक्षक बन जाएगा, यानी कि जब यही भक्षक बनना चाह ले, तो स्त्री को कोई बचा नहीं सकता। तो यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इसीलिए धारा कल लिखवाया भी जाएगा एविडेंस में, डाउरी डेथ 113 क्या बनी है? बी। और आपका आईपीसी में 304 बी कि रक्षक अगर भक्षक बन जाता है, तो ये उपधारणा किया जाएगा कि तुमने भक्षा है, यानी कि तुम भक्षक हो, और तुम भक्षक नहीं हो, तुम इसके विपरीत क्या दो? एविडेंस दो। तो इसको गुरुत्तर में देखिए, आपका 1-2 लाइन और बताया जाए तब। गुरुत्तर में बस ये देखना है कि कार्यधारा 3 वाला ही होगा, लेकिन कुछ विशिष्ट व्यक्ति करेंगे और कुछ विशिष्ट स्थानों पर। तो पहला पुलिस वाला कर दे, दूसरा सशस्त्र बल, तीसरा कोई लोक सेवक कर दे, जेल और संरक्षण गृह चौथा, पांचवा अस्पताल में कर दिया जाए, आपका छठवां शैक्षणिक संस्थान में, या जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन करेगा, यानी कि आपका गैंग प्रवेशन करेगा, या आपका कह सकते हैं कि हथियार इत्यादि का प्रयोग करते हुए, इसको कल बताएंगे भाई आपका, क्योंकि इसमें हथियार इत्यादि भी हैं, इसको कल बताया जाएगा। इसमें थोड़ा छांट के याद करना पड़ेगा आपका, उतना लंबा तो मुश्किल है थोड़ा याद करना, लेकिन तब भी 10-15 पॉइंट क्या करिएगा, मेन मेन, तो कल इसको बताया जाएगा आगे। धारा आपका 5 को कल बताया जाएगा।